क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक डिस्टेंस दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर है टोटल। इसको तय करने में 5 घंटे लगते हैं। तो हमसे कहा है कि जो इसकी आधी यात्रा है, तो आधी कितनी हो जाएगी, जो x/2 हो जाएगी और ये वाली आधी x/2 हो जाएगी। ये हमारी डिस्टेंस हो गई आधी आधी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहली डिस्टेंस है हमारी x/2 और स्पीड दे रखी है हमको पहली 21 किलोमीटर पर आवर, तो 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस, और आधी यात्रा को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2 और स्पीड हो जाएगी हमारी 24। इस पूरी यात्रा को तय करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। देखिए दोनों में x/2 कॉमन आ रहा है, तो इसको x/2 पहले कॉमन ले लेते हैं। अधिक यहाँ बचेगा 1/21 और 1/24। हम इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 24 का एलसीएम आएगा 168। ठीक है, 21 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा जाएगा 8 टाइम्स और 24 का देंगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा इक्वल 5। अब देखिए x का मान निकालना है, तो इनको बराबर की दूसरी ओर भेज देते हैं। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, जो नीचे उनको ऊपर भेज देते हैं 168 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जो ऊपर उसको नीचे भेज देते हैं 8 और 7 15। अब इसको आपस में काट देते हैं, 5 तिया 15, 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा जाएगा 56 टाइम्स और 56 दूनी कितना होता है 112 किलोमीटर। ठीक है, तो x हमसे पूछा था नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछी थी, तो कितनी हो जाएगी 112 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। आपको देखिए स्पीड का रेशियो दे रखा है दोनों रेलगाड़ियों का, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 5:6। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हमसे कहा है जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी 450 डिवाइड बाई 5। इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हो गई। ठीक है, यूनिट में इसकी स्पीड दे रखी है 6, इसके इक्वल लिख दीजिए। 6 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 6 का 90 में डिवाइड देंगे तो 15 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15। तो हमको किसकी चाहिए, पहली रेलगाड़ी की चाल चाहिए, तो पहली रेलगाड़ी में इस 15 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको एक आयताकार भूखंड दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 3x। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इसका जो एरिया है वो 768 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए एरिया क्या होता है आयत का, एरिया बराबर होता है L/B। एरिया हमको दे रखा है 768 इक्वल लंबाई हो गई हमारी 3x और चौड़ाई हो गई x। 3 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 256 टाइम जाएगा इक्वल ये कितना हो गया x स्क्वायर। स्क्वायर को बराबर की दूसरे भेजेंगे तो रूट में जाएगा 256 इक्वल x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारा। तो देखिए चौड़ाई हो गई इसकी 16 और लंबाई करेंगे तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो लंबाई हो जाएगी हमारी 16 × 48। अब हमसे पूछा गया इसका परिमाप पूछा है। आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B। तो देखिए 2 की जगह पे 2, L हमने निकाल लिया कितना 48 और ब्रीथ है हमारी कितनी 16। इनको ऐड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64 और 64 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 128 मीटर। ठीक है, जो इसका परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 128 मीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि x के स्थान पे इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा जो 44 से इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 44 के फैक्टर कर लेते हैं। 44 के फैक्टर होंगे 4 और 11, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का डिवीजन चेक करते हैं। तो 4 का डिवीजन पीछे के 2 अंकों में चेक होता है, ठीक है। तो x के स्थान पर हम ऐसा क्या मान रखे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर 1 रखते हैं तो जो 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा क्योंकि 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो 38 हो जाएगा, तो इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी और डी दोनों पुट हो सकते हैं। तो पहले ऑप्शन बी पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रखते हैं हम x के स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा 28, तो 4 सत्ते 28 यानी पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये 4 का डिवीजन तो है, और 11 का डिवीजन चेक करने के लिए हम इसमें डिवाइड दे देते हैं। तो 2 4 7 2 8 में हम किसका डिवाइड देते हैं, 11 का। अगर इससे पूरे तरीके से भाग चला जाता है तो इसके x के स्थान पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, कितना बचा 2 और 7, 11 दूनी 22, कितना बचा 5 और 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 चौक 44, कितना बचेगा 8 और 8, 11 अट्ठे 88। तो यानी कि ये पूरा 11 से भी डिविजल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमसे कहा है कि 256 का वर्गमूल, 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16, ठीक है। फिर कहा है कि 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4। हमसे कहा है कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुणा कर लीजिए। इनका जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 64। अब क्या है जो परिणाम आए, यानी कि जो परिणाम आ गया हमारा 64, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका भी वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 8। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2 चेयर हैं प्लस एक टेबल, कितने में खरीदते हैं 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। नेक्स्ट दिया आपको कि 5 कुर्सियां और 4 मेजें, यानी कि 5 चेयर प्लस 4 टेबल कितने में खरीदी जा सकती हैं 530 रुपये में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं ऊपर नीचे। देखिए नीचे कितना लिख रहा है 4 टेबल और ऊपर लिख रहा है 1 टेबल। तो नीचे हम 1 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और ऊपर हम 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 4 का तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 का यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएंगी 8 चेयर, और यहाँ कराएंगे तो 4 टेबल, और 170 में कराएंगे तो 680। नीचे 1 का कराएंगे तो सेम रहेंगी कंडीशन। तो देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को लेस कर देते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे। तो 4 टेबल से 4 टेबल कट गया। तो 8 चेयर में से 5 चेयर लेस करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 3 चेयर, और 680 में से 530 को लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 150। 3 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए डायरेक्ट, तो 1 चेयर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 50, यानी कि 3 चेयर 150 की हैं तो 1 चेयर कितनी की हो जाएगी 50 रुपए की। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपए का शेष है। 67.14 रुपए जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो देखिए उसके बैंक में शेष कितने हैं अभी 90.53, उसने कितने जमा कर दिए 67.14, इसने ये जमा कर दिए तो इसको प्लस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बैंक के अंदर उसका, ये हो जाएगा 7 6 7 और 15,
यानी 157.67 इसका बैंक में हो गया जमा। अब उसने क्या किया है, 70.16 रुपये उसमें से निकाल लिए हैं, 70.16 इसमें से इसने निकाल लिया है। तो अब इसका बैंक में जो शेष बचेगा वही आपसे पूछा है। ये कितना हो गया, 1, 5, 7 और ये कितना हो जाएगा 8, यानी ये 87.51 ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको जब भी अनुक्रमिक छूट दी हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, यहाँ से आपका सीधे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू मान लीजिए x और दूसरी वाली y, तो पहले दोनों को ऐड कर लीजिए, x प्लस वाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 40 माइनस, अब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 100%। तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 40 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस चाहिए तो एमआरपी में से लेस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 100 में से लेस कर दीजिए इसको 37 को, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 63%। क्वेश्चन में हमको देखिए 63% की वैल्यू दे रखी है कितनी है 945, तो 63% की वैल्यू है कितनी 945। तो 1% की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 945 डिवाइड बाई 63। और हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 63 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, और 15 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1500। तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो देखिए 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो मान के चलिए मूलधन हमारा कितना है 100 है। तो इस पर 2 ब्याज लगेंगी, एक फर्स्ट और दूसरी सेकंड, यानी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की लगेगी। इस पे पहले पे लगेगी 1/10 और दूसरे पे भी लगेगी 1/10। तो फर्स्ट ईयर पे लगाएंगे 1/10 करेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और सेकंड ईयर पे करेंगे 100 का 1/10 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ईयर वाली ब्याज तो लग चुकी है, अब ये सेकेंड ईयर वाली ब्याज पर लगेगी और सेकेंड ईयर पर प्राप्त होगी। तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 का 1/10 कितना होता है 1। तो ये होता है आपका साधारण ब्याज, और पूरा ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही हो गया। कितना हो जाएगा 10 और 10 20, और पूरे को ऐड कर लेंगे 10 10 और 1 को, तो साधारण ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 21 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों के बीच जो अंतर दे रखा है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, क्वेश्चन में अंतर कितना आ रहा है 1 रुपये का, तो ये इसके इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है। तो आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन भी कितना गुना होगा, इससे 1 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा मूलधन भी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नंबर 10, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको मूलधन ऑलरेडी फाइंड है तो हम इसी से सवाल कर लेते हैं। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2000 रुपये। सबसे पहले क्या करते हैं 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना बनेगा 1/10। ठीक है, 3 वर्ष का है तो इस पर 3 ब्याज लगेंगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर की। ठीक है, यही वाली ब्याज लगा देते हैं, 1/10 लगेगी इस पर, सेकेंड ईयर पे भी 1/10 और थर्ड ईयर पे भी 1/10। तो 2000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा।
ऐसी सेकंड ईयर पे भी 200 हो जाएगा और थर्ड ईयर पे भी 200 हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड ईयर वाली ब्याज है ना वो फर्स्ट ईयर की ब्याज पर लगेगी और सेकंड ईयर पर प्राप्त होगी, यानी कि इसका 1/10 निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है। अब समझिए जो थर्ड ईयर वाली ब्याज है वो किस किस पर लगेगी, वो फर्स्ट ईयर पर भी लगेगी, सेकंड ईयर पर भी लगेगी और सेकंड ईयर की ब्याज पर भी लगेगी, और ये तीनों कहाँ मिलेंगी, थर्ड ईयर पर मिलेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे लगाते हैं 1/10 करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 20। अब इस पे लगाते हैं 1/10 तो कितना हो जाएगा ये 20। अब इस पे लगाएंगे 1/10 तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा खाली। ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होती है, तो ये तो साधारण ब्याज होती है पूरी, और अगर पूरा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाते हैं तो इसका अंतर आ जाता है। तो देखिए सीधे अंतर फाइंड करने के लिए ये अंतर यही होता है, ये 20 20 20 और ये 2, अगर इन्हीं को ऐड कर लेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर हो जाएगा, तो आपको इतना घटाना नहीं पड़ेगा। तो इन चारों को ऐड कर लीजिए, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना हो जाएगा जी, 20 20 20 और 2 62, यानी कि 62 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।